हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं करेंगे क्योंकि लेक्चर एक एक लेक्चर 50-50 मिनट का है। तो 10 मिनट में तो 10 लेक्चर में पूरा होगा, वरना बैठे रहो और लेंथ बढ़ती जाए। तो हमने शुरू कर दिया था बैलेंस शीट का फॉर्मेट, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। तो आप कुछ नहीं लिख रहे हो अभी, जब मैं कहूँगा लिखने को तब लिखना। बेटा शेड्यूल 3 पार्ट ए बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन है, और ये शेड्यूल 3 पार्ट ए कहाँ पर गिवन है बेटा? ये बेटा कंपनीज एक्ट 2013 1956 नहीं, कंपनीज एक्ट 2013 में गिवन है। बाबू फॉर्मेट में हमने बैलेंस शीट की अभी सिर्फ लाइबिलिटी साइड का जिक्र किया है। फॉर्मेट याद है आपको? क्या लिख रहे थे हम बाबू? यहाँ पर लिख रहे थे पर्टिकुलर्स, देन नोट नंबर, फिगर्स as at end of current year, figures as at the end of previous year। बाबू चार मेन हेड थे। सबसे पहले मेन हेड का नाम था शेयर फंड। अब याद करना शुरू कर दो बेटा आज से। शेयर होल्डर्स फंड, इसमें तीन सब हेड हैं बेटा। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। नेट शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड इन हेड करंट लाइबिलिटी। बाबू नॉन करंट लाइबिलिटी में जितने सब हेड है, क्या शॉर्टकट है उसका? एल्डोल। बेटा सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, टैक्स लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और बेटा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लो जी बाबू, इसके बाद चौथा मेन हेड क्या है? करंट लाइबिलिटीज। बेटा उसका शॉर्टकट क्या होता था? एस्टॉस। एस्टॉस में क्या है? बोरोइंग, ट्रेड पेबल, वहां कोई डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नाम की चीज नहीं है। शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बाबू उसकी चर्चा आज मेरे पास है नहीं, ठीक है ना? बाकी सारी चर्चा आज कर दो, नहीं लिखी लाइबिलिटी साइड, ठीक है बाबू? मैंने इस पर नोट नंबर 1 बताना है, इस पर नोट नंबर 2। इस पर सीबीएसई बोर्ड जज नहीं कर रहा, इस पर भी जज नहीं कर रहा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 3, ना ये कोर्स में ना ये कोर्स में। लॉन्ग टर्म प्रोविजन 4। बाबू पहले इसकी बात करते हैं, यानी पहले मनी अगेंस्ट वारंट की बात कर लो, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट की बात कर लो। फटाफट से निपटाओ इसको। जानना है या छोड़ दो? जानना भी नहीं जानना है? रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। आज कंपनी को पैसे की जरूरत है, और बेटा कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस कंपनी को समझ नहीं आ रहा, कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, और कंपनी ने बेटा सेबी के पास एप्लीकेशन लगाई हुई है इशू ऑफ शेयर की। अब बेटा वो अप्रूव होगी, जब भी अप्रूव होगी उसके बाद भी 2-3 महीने का प्रोसेस है, वो टाइम जो लगना है वो लगना है, और कंपनी को पैसे की जरूरत है। तो कंपनी क्या कहती है अपने प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर को? प्रोस्पेक्टिव मतलब
अभी नहीं है शेयर होल्डर, फ्यूचर में बनने वाले हैं, उनको कहती है आओ और मुझे पैसे दे जाओ, बदले में मुझसे एक डॉक्यूमेंट ले जाओ नोन एज शेयर वारंट। और शेयर वारंट में हम क्या लिखेंगे, एक स्पेसिफाइड प्राइस लिख देते हैं जिस पे हम आपको शेयर देंगे, और एक स्पेसिफाइड डेट लिख देते हैं जिस डेट पे आपको शेयर देंगे। उस डेट पर आना, उतने पैसे दे जाना जितने हमने शेयर वारंट में लिखे हैं, और शेयर वारंट हमें दे जाना और शेयर ले जाना। आज क्या होगा, मान लो बेटा डेट स्पेसिफाई कर दी आपने 15 जुलाई चल रहा है, 15 दिसंबर डेट दे दी, शेयर का प्राइस दे दिया 200 रुपये कि 200 रुपये में शेयर दे देंगे, जो मर्जी अप डाउन हो जाए मार्केट में। ठीक है जी बाबू, शेयर होल्डर ने आपको क्या किया, आज 200 रुपये के हिसाब से पैसे दे दिए जितने भी वो शेयर खरीदना चाहते हैं। मान लो बेटा वो खरीदना चाहते हैं बेटा 1 लाख शेयर, 200 गुना 1 लाख यानी कि 2 करोड़ रुपए आपको दे दिए, और शेयर वारंट लेकर जिस पे लिखा हुआ है कि आप 15 जुलाई को 200 रुपये के हिसाब से उनको 1 लाख शेयर दोगे। शेयर वारंट वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके बदले में शेयर मिलते हैं स्पेसिफाइड डेट पर, स्पेसिफाइड प्राइस पर। क्या बेटा आपके 2 करोड़ लेते ही कंपनी की सरदर्दी शुरू हो गई, कंपनी की जिम्मेदारी शुरू हो गई फ्यूचर में शेयर देने हैं? इसलिए लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड, बात कोई दिक्कत तो नहीं। अब वो जज नहीं किया जाएगा, बस मतलब बताना था, बता दिया। बेटा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये चीज है, मतलब सुन लो बाबू। आज कोई कंपनी, ठीक है ना, ABC लिमिटेड 1 लाख शेयर इशू कर रही है एट द रेट 100 ईच। ठीक है, एक तो तरीका है कंपनी लमसम पैसे ले ले आपसे, आज ही कह दे लाओ 1 करोड़ रुपए लाओ शेयर ले जाओ, खत्म कहानी, 1 लाख गुना 100, 1 करोड़ लाओ शेयर ले जाओ, एक तो कहानी है। एक कंपनी कहते नहीं भाई मुझे आज सारे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं तो ये जो पैसे हैं ना 100 रुपये इंस्टॉलमेंट में लूंगा। ठीक है, हमारी थर्ड बुक पूरी इसी पर है, इशू ऑफ शेयर। ठीक है ना, पूरी इसी मुद्दे पर है, मैं हल्की सी बात कर रहा हूँ बस, जितनी मुझे भी जरूरत है। बाबू मान लो कंपनी ने कह दिया मैं तो ये पैसे 4 किस्तों में लूंगी, 10, 20, 30, 40। पहली किस्त 10 रुपए की, 1 लाख पे 10 रुपए दे जाओ, दूसरे के जब मांगूंगी 20 रुपए की, फिर 30, फिर 40। ठीक है, आप तो 1 करोड़ देने को तैयार हो पर कंपनी लेने को तैयार नहीं है। कंपनी का पहले 10 लाख लूंगी, फिर 20, फिर 30, फिर 40, जैसे मेरी जरूरत होगी। ठीक है बेटा, कंपनी पहली कॉल को बोलती है शेयर एप्लीकेशन। पहली इंस्टॉलमेंट का नाम होता है बेटा शेयर की शेयर एप्लीकेशन। ठीक है जी, दूसरी का नाम होता है बेटा शेयर अलॉटमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट का नाम होता है बेटा शेयर फर्स्ट कॉल, और बेटा चौथी इंस्टॉलमेंट का नाम होता है शेयर सेकंड कॉल। यानी कि कंपनी जब भी इंस्टॉलमेंट में पैसे लेती है शेयर के, तो बेटा उसको कुछ नाम दिए गए हैं। ठीक है ना, ऐसे ही नाम याद रखने हैं। पहली कॉल का नाम, उसके बाद जितनी मर्जी हो, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, जितनी भी बोल लो, लेकिन जनरली 4 से ज़्यादा होती नहीं। ठीक है जी, पहली इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, शेयर एप्लीकेशन, दूसरी का नाम क्या है, शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, मान लो बेटा आज कंपनी शेयर इशू कर रही है, और मान लो ऐसे ही मांगेगी पैसे, पहले 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, कंपनी ने अपनी जरूरत बता दी। ठीक है जी, और बेटा ये पहली इंस्टॉलमेंट हुई है 15 मार्च को। ठीक है बाबू, आप शेयर होल्डर, आपने मेरी कंपनी का प्रोस्पेक्टस देखा, मैंने ऐड किया हुआ है कि मेरी कंपनी शेयर बेचना चाहती है, खरीद लो और 10 रुपये के हिसाब से पैसे डाल दो। आप सबने मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए 15 मार्च को, मैंने भी शेयर नहीं दिया आपको, पैसे दे चुके हो। और मान लो बेटा मैं आपको शेयर दूंगा, अलॉटमेंट का डिक्शनरी मीनिंग पता है आपको क्या होता है? अलॉटमेंट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और शेयर अलॉटमेंट मीन्स शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने अभी दिए नहीं आपको, आपने मुझे एप्लीकेशन मनी दी हुई है 10 रुपये के हिसाब से, 10 लाख रुपए दिए हुए हैं, मैंने नहीं दिया अभी तक शेयर। और लेकिन आज 31 मार्च आ गई, मैं शेयर दूंगा आपको 2 दिन के बाद, 2 अप्रैल को देने वाला हूं, लेकिन आज 31 मार्च आ गई, आज का रिकॉर्ड करूं? मेरे लिए तो सिरदर्दी नहीं, आपको नहीं लगता? रिसीव कर चुके, बदले में कुछ नहीं दिया अभी शेयर होल्डर को, आपको नहीं लगता कंपनी की लायबिलिटी है?
कि उसको शेयर देने हैं कंपनी को भी आपको, तो हाँ बिल्कुल मेरी लाइबिलिटी है मुझे देने, और लिखा हुआ शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कि आप शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव कर चुके हो और अलॉटमेंट अभी तक पेंडिंग है, आपने अभी तक शेयर नहीं दिया। क्या बात समझ में आती है दोनों? पक्का? देख लो बेटा, फिर दोबारा कभी इस चीज़ की चर्चा नहीं होगी, क्योंकि ना तो कोर्स में ना मैं दोबारा छेड़ूंगा। अभी पूछ लो कुछ पूछना है। शेयर वारंट वाली बात समझ में आई? एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट समझ में आया? ठीक है जी, क्या दिक्कत? आ जाओ बेटा, चर्चा शुरू करते हैं शेयर कैपिटल से। कल वाली बात वैसे याद है आपको? नॉन करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी जो केस बनाया था मैंने, वो समझ आया था आपको? नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी पे। बाबू अब मैं चर्चा शुरू कर रहा हूँ, चलो अपने नोट नंबर 1 से बेटा, शेयर कैपिटल। मैं जो जितने मैंने आज नोट लिखे हैं चारों एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? लेकिन आपको नोट करने का टाइम बिल्कुल आखिरी में मिलेगा, बिल्कुल आखिरी। अभी कोई पेन नहीं चलाएगा, सिर्फ समझेंगे आप। तो बाबू मैंने नंबर 1 लिखा, नोट नंबर 1 जो है बेटा वो शेयर कैपिटल के ऊपर है बेटा। ऑल्दो ये क्लैरिटी के साथ आपको तभी समझ में आएगा जब थोड़ा सा थर्ड बुक का चर्चा हो जाएगी। हाँ, मैं जितनी बात कर रहा हूँ वो 50% मुद्दा है टोटल का, तो बेटा 50% मुद्दा टच कर लेते हैं, बाकी 50% थर्ड बुक के साथ साथ कराऊंगा। जब थर्ड बुक में इशू ऑफ शेयर कराऊंगा, बैलेंस शीट कराऊंगा, तो बेटा यही बैलेंस शीट करानी है मुझे वहाँ, तो बाकी चीज़ें वहीं क्लियर करेंगे। ठीक है जी। अब वो शेयर कैपिटल में ना 5 तरीके की शेयर कैपिटल एग्जिस्ट करती है कंपनी के केस में, ठीक है? पहली शेयर कैपिटल को हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। दूसरी होती है बेटा इशूड शेयर कैपिटल, तीसरी बेटा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, देन बेटा कॉल्ड अप, देन बेटा पेड अप। लो पुत्र, सब सामने देखना मेरी तरफ। बेटा ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होती है? शायद कभी आपने 11th क्लास में अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ढंग से पढ़ा हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन 6 पार्ट में क्लॉज होता था, कैपिटल क्लॉज। मेरे बच्चों को तो याद ही होगा कम से कम, ठीक है ना बेटा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज होता है, उसमें लिखा होता है कि आप पब्लिक से मैक्सिमम कितना पैसा मांग सकते हैं, ठीक है ना? और ये आपको ऑथराइज करती है एक अथॉरिटी जिसका नाम है सेबी। देखो किसी भी कंपनी को ये परमिशन नहीं है कि आप अनलिमिटेड पैसा लो पब्लिक से। अगर ऐसी परमिशन मिल जाए ना, तो आपको पता है क्या होगा? आज कोई भी घर घर कंपनियां बन जाएंगी। आप बेटा शेयर इशू करोगे, बेटा कंपनी पब्लिक से करोड़ों रुपए इकट्ठे करेगी और एक फ्लाइट पकड़ेगी और सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विदेश में शिफ्ट होते नजर आएंगे। समझ रहे हो ना बेटा? तो आपको कभी भी अनलिमिटेड पैसा इशू करने की, अनलिमिटेड शेयर इशू करने की परमिशन नहीं है। आप क्या कर सकते हो बेटा? एक मैक्सिमम अमाउंट तय की गई है, उसी तक पैसे मांग सकते हो, और ये कंपनी टू कंपनी डिफर करती है। आपको अप्रोच करना पड़ता है सेबी को। सेबी बताता है आपकी फाइनेंशियल साउंडनेस के हिसाब से कि आप मैक्सिमम पब्लिक से कितना पैसा ले सकते हो, और वो जितना पैसा ले सकते हो उसको ही बोलते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल। कुछ लोग बोलते हैं रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, कुछ लोग बोलते हैं नॉमिनल शेयर कैपिटल। तीनों एक ही नाम है। सबसे पॉपुलर नाम मैंने लिख दिया ऑथोराइज्ड, नॉमिनल और रजिस्टर्ड भी इसी के नाम है। ठीक है जी। बाबू सेबी एक अथॉरिटी ने मान लो मेरी कंपनी को बता दिया कि 50 करोड़ रुपए ले सकते हो, बस इससे ज्यादा नहीं, तो बेटा ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज 50 CR। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आई बात? बाबू मेरी कंपनी ने कहा कि भाई पूरी जिंदगी में 50 करोड़ से ज्यादा हम नहीं ले सकते। अब ये बेटा कोई जबरदस्ती थोड़ी है, पहली बारी में ही शेयर इशू करो, सारे 50 करोड़ इकट्ठे कर लो। भाई पूरी जिंदगी में 50 ही करोड़ ले सकता हूँ। अब ये कोई जबरदस्ती थोड़ी है पहली बारी में ही 50 करोड़ के 50 करोड़ लेने हैं। अब तो हमारी मर्जी है ना, जितने मर्जी लें।
बाबू आपने अब शेयर इशू करे बेटा 25 लाख शेयर 100 रुपए के हिसाब से, यानी कि बेटा इशूड शेयर कैपिटल इन दैट केसेस 25 करोड़। मैंने कहा नहीं भाई, पूरी जिंदगी में 50 करोड़ ही ले सकता हूं, अभी मैं 25 करोड़ ही लेना चाहता हूं। मैंने 25 लाख शेयर मार्केट में इशू कर दिया 100 रुपए वाले, ज्यादा से ज्यादा बेटा अभी मैं इशू कर रहा हूँ 25 करोड़ के। 25 करोड़ फ्यूचर में देखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है बात। ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज फ्रॉम जनरल पब्लिक। मैक्सिमम कैपिटल जो आप पब्लिक से ले सकते हो वो उस कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल है। इशूड शेयर कैपिटल क्या है? जितने शेयर आपने मार्केट में इशू कर दिए वो इशूड शेयर कैपिटल, नाम से ही क्लियर है। ठीक है जी बाबू, चलो आपने तो इशू कर दिए, ये जबरदस्ती है कि पब्लिक ने सारे खरीद लिए होंगे? ये भी तो जबरदस्ती नहीं है। आपने 25 लाख शेयर 100 रुपए के हिसाब से इशू करे, लेकिन बेटा पब्लिक ने 23 लाख शेयर 100 के 100 रुपए वाले खरीद लिए, यानी कि बेटा सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है? सब्सक्राइब मतलब पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब कर लिया सर? 23 करोड़। ऑथराइज्ड इज 50 CR, इशूड कैपिटल इज 25 CR, सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक इज 23 CR। समझ आ रही है सारी बात? ठीक है, पक्की बात। बाबू पब्लिक तैयार है 23 लाख शेयर खरीद चुके 100 रुपए देने को, पर कंपनी तैयार नहीं है पूरे 100 के 100 एकदम लेने को। कंपनी ने कहा ठीक है, आप मुझे 4 किस्तों में पैसे दे देना। 40 रुपए की शेयर एप्लीकेशन मनी, 15 रुपए की मान लो अलॉटमेंट, 35 रुपए की बेटा जो भी है फर्स्ट कॉल, और बेटा रेस्ट अमाउंट सेकंड कॉल में दे देना। कंपनी ने ऐसे बोलना शुरू कर दिया। ठीक है जी, ठीक है। मेरी कंपनी ने अभी तक 2 ही कॉल मांगी, पहली 40 रुपए की, दूसरी 15 रुपए की, 55 रुपए मांगे। तो बेटा व्हाट इज द कॉल्ड अप वैल्यू? कॉल्ड अप मतलब कंपनी ने कितना मांग लिया बेटा? 23 लाख शेयर पर 55 रुपए मैंने मांग लिया। 40 1 15 1, मैंने कहा फेमस है, सबको नाम से समझ में आ जाता है। कॉल्ड अप कैपिटल समझ में आ रहा है ना, कंपनी ने कितने मांगे। और बेटा पेड पेड अप का मतलब है पब्लिक ने कितने पे कर दिए। मान लो बेटा मुझे 22 लाख शेयर होल्डर ने, जिनके पास 22 लाख शेयर थे, उन्होंने पूरे 55 रुपए दे दिए। लेकिन एक पर्सन ऐसा है जिसके पास 1 लाख शेयर थे। टोटल 23 लाख पब्लिक ने सब्सक्राइब करे थे ना, 22 लाख ने तो पूरे 55 दे दिए। एक पर्सन जिसके पास 1 लाख शेयर थे, उसने अभी तक पहले ही कॉल दिया। तो व्हाट इज द पेड अप कैपिटल इन माय केस? 22 लाख से पूरे 55 आ चुके हैं। पर्सन जिसके पास 1 लाख शेयर, उसने सिर्फ 40 दिए। अब सीधी सीधी सी बात यह है बेटा, ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज फ्रॉम जनरल पब्लिक। इशूड शेयर कैपिटल क्या होती है बेटा? जो आपने मार्केट में इशू करे। सब्सक्राइब क्या होता है? जितने पब्लिक ने सब्सक्राइब करे। कॉल्ड अप क्या होता है? जितने पैसे आपने पब्लिक से मांगे। पेड अप क्या होता है? जितने पब्लिक ने दिए। ठीक है, मैंने 23 लाख शेयर इशू करे, और सॉरी 25 लाख शेयर इशू करे, 100 के हिसाब से 25 करोड़ मेरी इशूड कैपिटल है। लेकिन पब्लिक ने खरीदे 23 लाख शेयर 100 रुपए वाले, तो बेटा सब्सक्राइब कैपिटल इज 23 CR। पर बेटा आप तो देने को तैयार हो 100, कंपनी लेने को तैयार नहीं बैठी। कंपनी ने कहा 2 ही किस्तें दे दो, भी 2 की जरूरत है। 23 लाख शेयर पे 55 दे दो। तो मैंने मांगे कितने? कॉल्ड अप वैल्यू इज 55, मांगे ही 55 है। एंड व्हाट इज द पेड अप वैल्यू? पब्लिक ने कितने दिए? 22 लाख ने पूरे दे दिए, 1 लाख ने एक ही किस्त थी। पांचों कैपिटल क्लियर हुई? ये 50% मुद्दा है, 50% बाद में हो। ठीक है जी, ओके है बात, इसको यहीं छोड़ रहे हैं शेयर कैपिटल को। ठीक है, चलो बाबू सेकंड नोट नंबर मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस पे है, और मेरे प्यारे बच्चे कह रहे हैं हम पीएचडी हैं इसमें। लो बाबू लो, अभी आपकी पीएचडी की वाट लग जाएगी। अभी आपको लग रहा होगा सारे रिजर्व वही लिखूंगा मैं जो अभी तक पार्टनरशिप फॉर्म में लिख रहा था। हाँ
नहीं, अगर 90% नहीं होंगे तो नहीं बढ़ेंगे आगे। हैं? हाँ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तो नहीं बढ़ेंगे आगे। चलो जी, सरप्लस बेटा 8 अभी पढ़ेंगे, एक लेटर ऑन। कैपिटल रिजर्व लो जी, सामने देख रहे हैं सब। बाबू रिजर्व एंड सरप्लस में मैंने टोटल 8 बातें लिखी, आठों की आठों बातों की चर्चा करनी है। अभी एक बात छोड़ी हुई है, टोटल 9 बातें करनी होती हैं, करूंगा लेटर ऑन। अभी आएगा जब एसपीएल समझा रहा हूँ तब 9वीं बात का डिस्कशन करूंगा। ठीक है जी। तो बाबू पहली बात आती है कैपिटल रिजर्व। ये वर्ड शायद आपने कभी सुना हो। ठीक है बाबू, कैपिटल क्या होता है? बेटा जब मैं फिक्स्ड एसेट्स की सेल से कुछ भी कमाता हूं तो बेटा उस अमाउंट को हम कैपिटल रिजर्व डालते हैं। कहने का मतलब है बेटा, आपने एक आज कंपनी ने एक लैंड खरीदी हुई है 20 साल पहले 5 लाख, आज बेटा वो 2 करोड़ रुपए की बिक जाए, ये जो 1 करोड़ 95 लाख रुपए आपने कमाए बेटा, ये कैपिटल रिजर्व है। यानी कि कैपिटल रिजर्व होता क्या है बेटा? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा वैसे एक बात बताओ, मैंने शुरू कर दिया सीधा मुद्दा, मतलब पता है ना क्या होता है? क्या होता है रिजर्व? है अपने प्रॉफिट में से एक अमाउंट को असाइड रखना फॉर द अननोन लाइबिलिटी। ठीक है ना? ओके है ना बात? तो सर अच्छा मुझे बताओ, ये प्रॉफिट है कि नहीं है? ये फिक्स एसेट्स को बेचने से जो प्रॉफिट हुआ ये वो प्रॉफिट है, स्पेसिफिक कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, सारे प्रॉफिट्स हैं, ये जितने मैंने लिखे सब प्रॉफिट्स हैं। ठीक है ना? नाम अलग अलग हैं सबके, सबके काम अलग अलग हैं। ठीक है जी। बाबू इन दोनों की चर्चा भी करता हूं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये कैसा प्रॉफिट है? कभी इसका नाम क्या होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बताइए। मैंने सुना है बाबू। मेरी एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बेटा मैं एक शेयर इशू कर रहा हूं जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए। 100 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर मार्केट में इशू कर रहा हूं, आप सब पब्लिक के मेंबर हो। मैंने आपको कहा ये पकड़ो 100 रुपए का शेयर, लाओ 120 रुपए। ये क्या बात कर रहे हो? फेस वैल्यू से ऊपर कैसे बेच सकते हो? बेटा मैंने कहा मैं प्रीमियम कंपनी हूं और बिना प्रीमियम के शेयर बेचूंगा नहीं। मैं तो 100 की ही चीज दूंगा और लूंगा भी 120। खरीदना खरीद ले, नहीं खरीदना ना खरीद। अब ये मत कहना कि आप अब भी नहीं बेच सकते, क्योंकि ताजा ताजा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी अथॉरिटी मुझे परमिट करती है, आप प्रीमियम पर बेच सकते हो प्रोवाइडेड उसकी कुछ कंडीशन मानो। मान लो मैंने कंडीशन पूरी की हुई है, मैंने कहा मेरी कंपनी प्रीमियम कंपनी है, मैं तो 100 की ही चीज दूंगा और लूंगा भी 120। देने या दे दो, नहीं देने ना दो। प्रीमियम कंपनी के शेयर प्रीमियम बिक जाते होंगे कि नहीं बिक जाते होंगे? रिलायंस जैसी कंपनी बिकेगा नहीं? सर बिकेगा ना? पता है ना बिजनेस मॉडल कितना स्ट्रांग है उनका। तो सर पब्लिक हंस के खरीदती है। अब बाबू उसने 100 की चीज दी, 100 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर दी, 120 ले लिए। बेटा बिक भी इसी जाएगा और बिक गया, अब क्या होगा? बाबू कंपनी के हिसाब से सोचो, क्या कंपनी ने 20 रुपए मुफ्त के कमा लिए? ये 20 रुपए को ही बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो अपने फ्री के कमाए। ठीक है जी। क्या कंपनी का प्रॉफिट है?
बिल्कुल प्रॉफिट है ना। तो बेटा इसका नाम है SPR, प्यारा नाम SPR ही बोलते हैं हम इसको, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कोई दिक्कत तो नहीं? कैपिटल रिजर्व समझ में आया, SPR समझ में आया, आ जाओ आगे। बेटा रीवैल्यूएशन रिजर्व ये क्या चीज़ होती है? अभी तो कर चुके हो रिवैल्यूएशन में से काफी कुछ होगा। बेटा हम बैलेंस शीट बना रहे थे अभी कुछ दिन पहले, ठीक है ना, पार्टनरशिप फॉर्म की बना रहे थे ना सारे बैलेंस शीट। तो बेटा इसमें फिक्स्ड एसेट्स लिखी हुई है 2 लाख, करंट एसेट्स लिखी हुई है 3 लाख, ठीक है। और मान लो बेटा पार्टनर्स कैपिटल, या बेटा अब मैं पार्टनर वर्ड नहीं लिखता, कैपिटल लिखी हुई है 5 लाख, ऐसे बैलेंस शीट का टोटल मिला हुआ है। पर बेटा ये फिक्स्ड एसेट्स आज से 15 साल पुरानी खरीद वैल्यू है मेरी, पर मैं इसको 15 साल से 2 लाख का दिखाता आ रहा हूँ, क्योंकि एक कंसेप्ट है जो मुझे ऐसा करने को बोलता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। क्या बोलता है वो? परचेज बाबू, जो भी रिकॉर्ड योर एसेट्स एट द एक्विजिशन वैल्यू और द परचेज, अपनी एसेट्स को उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करते रहो जिस पे आपने खरीदा था। मैंने 15 साल पहले खरीदा था 2 लाख का, आज तक 2 लाख का ही रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है जी। बाबू अब मैंने क्या किया, मैंने कहा नहीं, ऐसा करने से मेरे शेयर होल्डर को करेक्ट पिक्चर नहीं मिल रही, और बेटा कोई अट्रैक्ट भी नहीं हो रहा मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। भाई 5 लाख रुपए की एसेट में कौन ही अट्रैक्ट होगा? बेटा मैंने कहा मैं तो इसको एक्चुअल फिगर पे शो करूंगा, इस फिक्स्ड एसेट्स को इसको एक्चुअल फिगर पे लेकर आऊंगा। आज इसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए है, ना कि 2 लाख। बेटा मैंने इसको 2 करोड़ रुपए शो करना शुरू कर दिया। बेटा अगर यहाँ 2 करोड़ करूंगा, यानी कि मैं इसको रीवैल्यू कर रहा हूँ 1 करोड़ 98 लाख से, रीवैल्यू कर रहा हूँ ना 1 करोड़ 98 लाख से। क्या करूँ बेटा, 1 करोड़ 90, ये पार्टनरशिप फर्म बांट दो, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बांट दो, वो बातें बंद हो गई अब, ठीक है। यहाँ कोई पार्टनर जा भी नहीं रहा और आ भी नहीं रहा, सीधी सी बात, ठीक है ना, क्लियर है बात। तो बेटा जब मैं एसेट्स की रीवैल्यूएशन से कुछ कमाता हूँ, या लाइबिलिटीज की रीवैल्यूएशन से कुछ कमाता हूँ, तो बेटा जो कुछ कमाता हूँ वो सब, ये सब ये मैंने अपनी, बेटा उसका नाम होता है रीवैल्यूएशन रिजर्व। कोई दिक्कत तो नहीं? 3 ही बातें करी मैंने अभी तक, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व। बताओ कोई दिक्कत है तो बढ़ाएं बात को आगे, ठीक है जी। बाबू अब मैंने एक बात लिखी, सरप्लस, देखना सब बेटा, ये देखना, उसके साथ मैंने एक वर्ड जोड़ा हुआ था सरप्लस। अब इसका मुद्दा डिस्कशन का, रिजर्व का मतलब तो पता है ना क्या होता है, सरप्लस क्या होता है? बाबू पार्टनरशिप फर्म में आप बैलेंस शीट देखते थे, होता था कैपिटल के नाम, और बेटा लिखा होता था प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, लिखा होता था कि नहीं होता? लिखा होता था ना। अगर ये लाइब्रेरी लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस ही तो है बेटा, इसी सरप्लस बोलते हैं, यानी कि बेटा मेरे बिजनेस का प्रॉफिट, सिंपल बात। अच्छा अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के अकाउंट्स होते बन रहे होते, हम क्या करते थे, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस नेट लॉसेस प्लस ड्रॉइंग्स, जो भी है बेटा, माइनस ड्रॉइंग्स बेटा प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये करके सब कुछ कैपिटल में ऐसे ही तो देना बेटा। इसमें पार्टनरशिप हमें कैसे करते थे, कायदे से तो करना ऐसे ही चाहिए बेटा। वहां हम इंडिविजुअल पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाया करते थे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारा प्रॉफिट बांट देते थे और वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। करना तो कैपिटल में ही चाहिए, पर आप देखते हो पार्टनरशिप की बुक में कितने क्वेश्चन हमने ऐसे करे हैं जहाँ P&L का क्रेडिट बैलेंस पड़ा होता था ना। तो कंपनी भी क्या करती है बेटा, अगर कुछ भी प्रॉफिट कमाती है पहले उसको सरप्लस के नाम से ट्रांसफर करती है, जब देगी शेयर होल्डर को डिविडेंड तब देगी। समझ में आती है बात, क्लियर है बात, ठीक है। यानी कि बेटा अगर मेरी कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया 5 करोड़, तो बेटा सरप्लस साइड लिखा जाएगा 5 करोड़, ठीक है बात।
एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब बोलने जा रहा हूँ, ये बात आराम से सुनना, ठीक है? और मैं स्टार भी लगा रहा हूँ बेटा, मैंने ना सरप्लस वर्ड पे स्टार लगा दिया, सुन लो। अच्छा, अगर पार्टनरशिप फॉर्म में लॉसेस होते थे तो वो किस साइड रिकॉर्ड होते थे? डेबिट साइड, मतलब एसेट साइड। अच्छा, अगर कंपनी में लॉस हो जाए तो देखो, आप चाहोगे तो वही करना जो आप आज आज तक करते आ रहे हो। आप चाहोगे कि एसेट साइड में कोई कोना ढूंढ लेंगे, वहां दिखा देंगे उस लॉस को। बेटा, कंपनीज एक्ट ने परमिट नहीं किया। कंपनीज एक्ट ने कहा अगर प्रॉफिट नहीं हुए, लॉसेस हुए, तो बेटा आप यहीं शो करोगे एज नेगेटिव। लॉसेस आर शोन इन सरप्लस कॉलम एज नेगेटिव आइटम। यानी कि बेटा प्रॉफिट भी यहाँ होंगे और लॉसेस भी यहाँ शो होंगे, और अगर लॉस हुए तो नेगेटिव आइटम की तरह शो करेंगे। और बेटा इस पूरी बुक में नेगेटिव आइटम को मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, ठीक है जी? अब यहाँ एसेट साइड कहीं नहीं जाएगी बात, अब ये तुमने याद रखनी है बात, ठीक है जी? मैंने अभी 4 मुद्दे टच कर लिए बेटा, बताओ कोई दिक्कत आई? कैपिटल रिजर्व क्लियर है क्या होता है? देख लो, पक्की बात। बाबू, एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है? सॉकेट चीज रिजर्व क्लियर है कि रिवैल्यूएशन से बेटा, ठीक है जी? सरप्लस क्लियर है, मतलब प्रॉफिट्स। सरप्लस मतलब नेट लॉसेस, नेट लॉसेस भी यहीं रिकॉर्ड होंगे, नेगेटिव आइटम, ठीक है? अब बेटा अगर कभी किसी भी नाम है, यहीं रिकॉर्ड कर देना। अब मैंने बेटा बहुत सारे नाम छोड़ दिए क्योंकि वो बिल्कुल जनरल बातें आप पढ़ चुके हो। कभी क्वेश्चन में कहते जनरल रिजर्व, नाम के आखिरी में जब रिजर्व आएगा, जब फंड आएगा, यहीं जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, सब नाम पड़े हुए हैं पार्टनरशिप में। जो जो छोड़ दिए सब यहीं आएंगे, ठीक है जी? क्लियर है बात? मैंने 2 मुद्दे क्यों नहीं टच करे अब तक? CRR और DRR, कितने प्यारे प्यारे नाम है इनके, CRR DRR। बाबू अब ना देखो, वैसे तो ये बात ना कभी कोर्स में हुआ करती थी DRR की। आपकी बुक में जो नेक्स्ट बुक है उसमें 3 चैप्टर होते थे, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हटा दिया गया 2 साल से। अच्छा, कोविड आया, कोविड जाने के बाद भी भला होता ही रहा बच्चों का, कोर्स में ही नहीं आ रहा वापसी। पर घबराओ नहीं, जब COT दोगे ना तो सब है ये। NPO भी हटा दिया, अकाउंटिंग फॉर NPOs वो भी है, COT में सब है, ठीक है ना? वहाँ पे भी वीडियो देखोगे, घबराओ नहीं तुम, सब मैं ही दूंगा, टेंशन ना लो। लेकिन बाबू मैं हल्की सी बात करता हूँ और छोड़ देता हूँ इसको। बेटा जब हम डिबेंचर को रिडीम करते हैं, रिडेम्पशन करते हैं, तो हमें एक रिजर्व क्रिएट करना होता है आउट ऑफ माय प्रॉफिट, उसको बोलते हैं DRR। यानी कि इस प्रॉफिट में से ये जो सरप्लस दिखाई दे रहा है, इसमें से बेटा इसको कम करके DRR क्रिएट करना पड़ता है। मान लो बेटा मेरे बिजनेस के प्रॉफिट है 6 करोड़। मैं आपको थोड़ा क्लैरिटी दे देता हूँ, हल्की सी बात बोल देता हूँ, मेरी तरफ देखना। आपको थोड़ा सा डिबेंचर के बारे में आइडिया है सबको जितने यहाँ बैठे हुए हैं? भाई मैंने तो काफ़ी बहुत बार आइडिया दिया हुआ है, 11th में भी दिया हुआ है, ठीक है ना? जिन्होंने 12th में पढ़ा है शुरू से, कभी ना कुछ तो बोला ही होगा। सर डिबेंचर्स क्या होते हैं बेटा? कंपनी के लिए काइंड ऑफ लोन, ठीक है ना? और लॉन्ग टर्म के लिए इशू होते हैं। मैंने क्या करा, मैंने एक डॉक्यूमेंट इशू करा नोन एज डिबेंचर। मैंने कहा मेरी कंपनी का डिबेंचर खरीद लो, मुझे पैसे दे दो। तो मैंने आपको डिबेंचर दे दिया और 2 करोड़ रुपए ले लिए, मान लो, ठीक है बाबू? 10 साल, 15 साल, मैक्सिमम 20 साल वापसी करूंगा। 20 साल के बाद पैसे, हर साल तो ब्याज दूंगा, और एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद आपका प्रिंसिपल अमाउंट मुझे वापस करना होता है। मैक्सिमम मेरे पास 20 साल है वापस करने के लिए, ठीक है? और बेटा ये पहले दिन ही लिखा जाता है कि कितने दिन बाद आप वापस करोगे कॉन्ट्रैक्ट में। कम और डिवेंचर होल्डर के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें पहले दिन ही लिखा जाता है कितने दिन बाद फंड मिलेंगे वापस। मान लो बेटा मैंने लिख दिया 10 साल के बाद आपको ये पैसे दे दूंगा, ठीक है जी? 2 करोड़ रुपए, ठीक है?
अब बाबू बड़ी सिंपल सी बात है, मैं जो भी प्रॉफिट कमाए जा रहा हूँ, जितना भी सरप्लस कमाए जा रहा हूँ, मेरे ऊपर एक लीगल रिक्वायरमेंट आती है। वैसे तो ज़्यादा क्लैरिटी तभी होगी जब आप चैप्टर पढ़ोगे, लेकिन अभी बता रहा हूँ। मैं जितना भी प्रॉफिट कमाता हूँ, क्योंकि मुझे एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद आपको वापसी करना है। बेटा सरकार मुझे कहती है तू पहले ही डीआरआर क्रिएट करके आर आर में डाल दो। भी होता है आपके पास डीआरआर है, डीआरआर का पैसा बेचो और बेटा लोगों का कर्जा चुकता दो। तो बेटा डिबेंचर के रिडेम्पशन के लिए एक रिजर्व इस्तेमाल होता है डीआरआर, और ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन के लिए रिजर्व इस्तेमाल होता है सीआरआर। ये प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन के लिए यूज होता है, ये डिबेंचर के रिडेम्पशन के लिए यूज होता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है बात, पक्की बात। देख रिजर्व एंड सरप्लस में ऑल ओके, ठीक है जी बाबू, बढ़ते हैं आगे। लॉन्ग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लो उत्तर सामने देखो, सामने 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 सामने। बाबू मैंने कुछ टर्म लिखे हैं, सामने देख रहे हैं सब। बाबू नॉन करंट लाइबिलिटी, और उसमें पहली हेडिंग है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नॉन करंट लाइबिलिटी की चर्चा चल रही है। ये नॉन करंट क्या होती है सर? देखो नॉन करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। करंट लाइबिलिटी क्या है? विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 12 मंथ और विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन ऑपरेटिंग साइकिल इज करंट लाइबिलिटी, एंड ऑल अदर लाइबिलिटीज आर नॉन करंट लाइबिलिटी। यानी कि जो करंट नहीं है वही नॉन करंट है, सिंपल सी बात। यानी कि बेटा ये तो ना तो 12 महीने में पे होने वाली, ना ऑपरेटिंग साइकिल। बेटा आपने बैंक से लोन लिया 5 साल के लिए, आपने थर्ड पार्टी लोन लिया 5 साल, 10 साल, 3 साल, 4 साल के लिए, जो ऑपरेटिंग साइकिल में पे नहीं होने वाला, ना ही 12 महीने में पे होने वाला। कहाँ रिकॉर्ड करोगे? नॉन करंट लाइबिलिटी है, सबको समझ में आता है, पर स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल है बात। बेटा बॉन्ड और डिबेंचर में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन ज्यादातर पेपर परेशान करने के लिए आपको बॉन्ड्स टर्म देता है। बेटा डिबेंचर के बारे में सबको आइडिया है ना, मुझे ज़्यादा तो डिटेल नहीं जाना है ना, पक्का से ना, ठीक है ना। डिबेंचर के आगे हमेशा एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना होता है, जो इंडिकेट करता होता है कि कंपनी कितना ब्याज देगी। यानी कि अगर मैंने आपसे 2 करोड़ को 20 लाख देना है ब्याज का, और एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद 10 साल, 15 साल, 20 साल अमाउंट भी वापस करना है, ठीक है। जब सरकार करती है डिबेंचर, सर सच्ची बात यह है, तब उसको बॉन्ड्स बोलते हैं। पेपर परेशान करने के लिए आपको देता है, जबकि कंपनी के लिए कभी बॉन्ड वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। और इनको बिजनेस स्टडीज याद है, जीरो कूपन बॉन्ड। टी बिल्स में ब्याज होता है, कुछ याद हो तो? ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स। ये समझो बेटा, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये तो पेपर में वर्ड आ जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सारे डिवेंचर के फीचर कॉपी पेस्ट सेम पब्लिक डिपॉजिट में होते हैं, बस डिवेंचर और पब्लिक डिपॉजिट में एक फर्क होता है। डिवेंचर्स आर ऑलवेज सिक्योर्ड, आर ऑलवेज अनसिक्योर्ड। यानी कि कंपनी, मैं आपसे 2 करोड़ रुपए ले रहा हूँ डिवेंचर होल्डर से, डिवेंचर इशू कर रहा हूँ 2 करोड़ के, मैं आपके लिए एक एसेट रखता हूँ जिसकी कीमत 2 करोड़ से ज्यादा होती है। कंपनी ने आप होल्डर के लिए 2.5 करोड़ गिरवी रख दी और बोल दिया अगर मैं ना दे पाया ये एसेट बेच लेना, पैसे निकाल लेना अपने। तो आप तो सिक्योरिटी में बैठे हो ना,
बट पब्लिक डिपॉजिट मतलब सारे फीचर सेम है, ब्याज इसमें भी है, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद प्रिंसिपल वापस होगा। पर मैं इशू कर रहा हूँ 2 करोड़ के पब्लिक डिपॉजिट। आपने कहा क्या सिक्योरिटी, मैंने कहा सिक्योरिटी कुछ नहीं है, खरीदना खरीद लो, नहीं खरीदना ना खरीद। तो पब्लिक डिपॉजिट अनसिक्योर्ड डॉक्यूमेंट है, फीचर सारे कट कॉपी बेस्ड डिवेंचर वाले। क्लियर है बात, समझ आई? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में इनके चार बात है, डिवेंचर और बॉन्ड सेम, पब्लिक डिपॉजिट भी सेम, बस वो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का फर्क है, और लोन लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी। ठीक है, आखिरी नोट नंबर आज का और चर्चा खत्म। नोट नंबर तो जी सामने देखना बाबू, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, 5 प्रोविजन के मैंने नाम लिखे, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, वारंटी, अर्न लीव और प्रोविडेंट फंड। मैं आपको बता देता हूँ, पहले सबसे पहले चर्चा इसकी करते हैं, प्रोविजन फॉर वारंटी। ठीक है, इक्का दुक्का बात शायद आज रह जाएगी, तो रह जाएगी कोई नहीं, कल देखेंगे। बाबू प्रोविजन फॉर वारंटी की बात करते हैं। क्या होता है प्रोविजन फॉर वारंटी? बेटा बहुत सारी कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रही हैं, ठीक है, और जनरली आप देखते हो कुछ प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसे हैं 55 साल की वारंटी देकर बैठती हैं कंपनियां, दे रही है ना आज की तारीख में। एसीज देखो, कंप्रेसर की वारंटी 5 साल आ रही है, ठीक है, माइक्रो देखो, वॉशिंग मशीन्स देखो, 3 साल 5 साल ऐसी वारंटीज आने लगी है। वो अब कंपनी के एंगल से सोचो, वो 30,000 रुपये का एक प्रोडक्ट बेच रही है, ठीक है, और मान लो बेटा 1 महीने में 1000 प्रोडक्ट कंपनी ने बेच दिए, या 1 साल में समझ लो, ठीक है बाबू, 1 साल में कंपनी ने 3 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट बेच दिए, ठीक है। कम जानती है अपने सर्वे से, अपने पास्ट अंदाजे से कि ना इस 1000 में से ना 15 प्रोडक्ट में कमी आनी जेन्युइन है, आती है, ठीक है, कंपनी भी जानती है 15 में कमी आती है। कंपनी ने एस्टिमेट लगाया हुआ है कि 15 में कमी आती है, उस पर कंपनी का खर्चा कितना होता है। कंपनी ने अंदाजा लगा 10,000 रुपये पर प्रोडक्ट एवरेज में खर्चा हो जाता है। वारंटी में आती हैं, खराब हो जाती हैं, कुछ को तो पैसे देने पड़ जाते हैं, यानी कि पूरा नया प्रोडक्ट देना पड़ जाता है, कुछ रिपेयर करा के दोबारा वापस भेज देते हैं, तो एवरेजली 10,000 रुपये पर प्रोडक्ट खर्चा हो जाता है, और 15 प्रोडक्ट 1000 में से खराब होते हैं। कंपनी ने क्या करा, आज साइड कर दिया प्रोविजन, मतलब पास हो। क्या फर्क होता है रिजर्व और प्रोविजन में? दोनों में प्रॉफिट में से ही अमाउंट को सेट साइड करते हैं, पर रिजर्व में हम जानते नहीं होते फ्यूचर लाइबिलिटी को, प्रोविजन में हम जानते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं जानता हूँ कि 1.5 लाख कभी भी कोई 1 साल बाद आएगा, कोई 2 साल बाद आएगा, कोई 3 साल, मैंने तो 5 साल की वारंटी दी हुई है। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में पे करना है मुझे, या मेरी करंट लाइबिलिटी है? करंट तो नहीं है, 5 साल की वारंटी है, कोई कभी आएगा कोई कभी आएगा, ऐसा भी हो सकता है कोई 4 साल 6 महीने बाद आ जाए, 4.5 साल के बाद भी आ जाए, आ सकता है। तो मैंने 1.5 लाख का आज ही प्रोविजन क्रिएट कर दिया। क्लियर है बात, समझ में आया? प्रोविजन फॉर वारंटी क्या है, आज का आखिरी मुद्दा, बस और नहीं। प्रोविजन फॉर अर्नड लीव, ये क्या चीज होती है बेटा? हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ छुट्टियां अलाउड होती हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन।
10-15 सिक लीव करके, बैंक में भी होती हैं, आप टीचर की पोस्ट पे हो गवर्नमेंट तब भी अलाउड होती हैं। तो बेटा हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ छुट्टियां आपको अलाउड होती हैं, पर अगर बेटा आप वो छुट्टी ना मारो और प्रेजेंट हो जाओ तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा है, जिसको बोलते हैं अर्नड लीव। क्या बोलते हैं बेटा? अर्नड लीव। वो लीव जिसके लिए भी आपने। अब एक उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर के एंगल से सोचो, तो मालिक क्या करता होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का? बेटा प्रोविजन क्रिएट करता है। वो भी अपने अंदाजे से जानता है। कुछ होते हैं ना पागल जिनको छुट्टियां लेनी नहीं, हमें बताओ कि 10 अलाउड है, हम तो 12 लेंगे। होते हैं ना कुछ सिर फिरे, 10 अलाउड हैं, एक भी नहीं लेनी, फुल अटेंडेंस। ठीक है ना? तो बाबू एम्प्लॉयर भी जानता है कुछ सर फिरे आएंगे, पैसे मांगेंगे अर्न लीव के, तो जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है उस दिन से प्रोविजन बनाना शुरू कर देता है। क्या पता अगले साल ना ले, क्या पता उससे अगले साल ना ले, वो कुछ ना कुछ प्रोविजन बनाता रहता है कि लाइबिलिटी कभी भी सिरदर्दी आने वाली है मेरे ऊपर। ठीक है जी, ओके बात। बाकी सब नोट करेंगे, ठीक है ना? बस ये 3 बातें कल डिस्कस करूंगा, अभी नोट करना शुरू कर दो जितना टाइम है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।